स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की ये जो सीरीज है इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है उसके एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं और आज से हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इससे पहले हम सब्जेक्ट कर चुके हैं कंप्लीट पार्ट डब्ल्यूआरई, हाईवे, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सोम करवा दो और राजस्थान जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज से हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ये 20 तक का जो फर्स्ट वीडियो है इसमें कुछ कुछ स्टील के क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी मैंने यहीं पे कवर करवा दिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये किसका रेशियो है। तो आपको पता है कि तीन इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं हमारे। एक होता है इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस, जो होता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। उसी के साथ में एक होता है रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या जिसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। ये रेशियो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और उसी के साथ में एक होता है बल्क मॉड्यूलस के, जो कि रेशियो होता है वॉल्यूमेट्रिक, जो स्ट्रेस जो प्रेशर हम लगा रहे हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन सेकंड में दिया है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक मटेरियल का है, वो ट्वाइस है इसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से, यानी वाई जो आपका है यंग्स मॉडुलस होता है, ये जी जो है शियर मॉडुलस, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, उसका ट्वाइस है। और यहाँ पर आपसे पॉइजन्स रेशियो पूछा है, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। न्यू यहाँ पर है, ये पॉइजन्स रेशियो है। ये रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अपॉन नीचे आ जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई बार है, इस बार को अगर ऐसे स्ट्रेच आउट कर रहे हो तो इसमें क्या होगा कि इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, लेंथ में तो इंक्रीज होगा, इसका डायमीटर है वो डिक्रीज होगा। तो जो लेंथ के लॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं, अगर डेल्टा एल अपॉन एन यहाँ पे लिखूं मैं, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया और लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी, अगर इसका डायमीटर डी है तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है वो पॉइजन्स रेशियो होता है और ये इस तरीके से रिलेटेड होता है। अब y इज इक्वल टू 2g की आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आपका 1 प्लस म्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस म्यू है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी म्यू आपका 0 होगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये किस पर डिपेंड करता है। एक होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एक होता है इलास्टिक लिमिट। दोनों को हम समझ लेंगे काफी सेम जैसे ही, या थोड़ा सा माइनर साइन में डिफरेंस होता है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रेन और यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रेस, तो स्ट्रेन जैसे जैसे चेंज होता रहेगा स्ट्रेस भी चेंज होता रहेगा। स्ट्रेस से बात मेरी यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रेसेज आ रहे हैं उनसे हो रही है, और इंटरनल स्ट्रेसेज मेंबर के अंदर आएंगे, वो कैसे आएंगे कि आप उस पर एक फोर्स लगाओगे, उस फोर्स के कारण उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। काफी सारे लोगों को लगता है कि स्ट्रेस की जब हम बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स है उसी को स्ट्रेस बोल रहे हैं, वो डिवाइडेड बाय एरिया मतलब, बट ऐसा नहीं है। हम स्ट्रेस की जब बात करते हैं, ये ग्राफ से फ्लोट करते हैं, हम मेंबर के इंटरनल स्ट्रेसेस लेते हैं, और इंटरनल स्ट्रेसेस जैसे जैसे बढ़ते हैं मतलब इंटरनल स्ट्रेसेस वैसे वैसे बढ़ते हैं जैसे जैसे इसकी लेंथ में इंक्रीज है वो बढ़ता है या इसका स्ट्रेन बढ़ता है, क्योंकि एलोंगेशन होगा तो इंटरनल जो स्ट्रेसेस हैं वो उसको रेजिस्ट करने के लिए डेवलप होंगे। तो स्ट्रेन जैसे जैसे डेवलप इंक्रीज होगा स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है, और इनिशियली ये ग्राफ स्ट्रेट है, ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ट्राइंगल लूं तो ये डेल्टा पी आ गया मेरा स्ट्रेस, और ये यहाँ पे डेल्टा आ गया स्ट्रेन, इसे मैं इसको डिनोट कर रही हूँ। तो थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल होगा डेल पी अपॉन डेल ई के, स्मॉली लिख देते हैं, ये है स्लोप। तो ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स जो लगा रहे हैं मेंबर पे वो बढ़ाते जाते हैं, उसके कारण स्ट्रेन बढ़ता जाता है, उसके कारण ये ग्राफ कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है। अब इसमें एक तो होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मोस्टली ऐसा होता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पैसे पहले आएगा, इलास्टिक लिमिट बाद में आएगा, या फिर दोनों सेम पॉइंट पे भी हो सकते हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या कहता है कि इस पॉइंट के बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, यानी ये जो स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट रह रहा था वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब स्लोप है वो चेंज होगा, और इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है, उससे आपको समझ जाएगा कि इलास्टिक लिमिट क्या है। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तब की उसमें मतलब वो प्रॉपर्टी है
जो कि रेजिस्ट करती है डिफॉर्मेशन को, या जो हेल्प करती है मटेरियल को जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल शेप थी, उसको वापस रीगेन करने में। तो जिस स्ट्रेस तक मटेरियल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ सकता है, इनिशियल शेप में आ सकता है, वो इलास्टिक लिमिट है। इससे ज्यादा अगर आपने स्ट्रेस लगा दिया, उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो अब ये वापस से रिगेन नहीं कर पाएगा अपनी शेप को। तो ये लिमिट इलास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पहले रीच होगा और इलास्टिक लिमिट है वो बाद में रीच होगा। काफी सारे मटेरियल्स में ये दोनों सेम पॉइंट पे भी लाई कर सकते हैं। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जहां जहां एप्लीकेबल है वहां पर हम हुक्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ का यही है कि स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, यही कहता है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ये वैलिड रहेगा। और इलास्टिक लिमिट डिनोट करती है कि कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। अगर बी पॉइंट तक भी स्ट्रेसेज अप्लाई किए जाएं तो भी वापस से अपने ओरिजिनल शेप, अपने पोजीशन गेन कर लेगा, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होंगे। अब बात ये है कि ये किसकी मतलब किस पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल पे किस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो वो मैटर नहीं करता कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है, वो मैटर नहीं करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है खुद की। टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में दिया है कि एक आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल है जो कि हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमने एक इक्वेशन यूज की। अब मैं एक इक्वेशन आपको और बताती हूँ। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। y इज इक्वल टू 2j 1 प्लस म्यू और y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। इसके अलावा एक इक्वेशन और भी है, बट वो आप इन दोनों से निकाल सकते हो। इस दोनों से कैसे निकाल सकते हो, 2g 1 प्लस म्यू करके आप अगर इक्वेट करोगे तो 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से आप के की फॉर्म में जी निकाल सकते हो और जी की फॉर्म में के निकाल सकते हो। अब यहाँ अभी तक हमारे पास मिला के कितने कांस्टेंट हो गए, ई जी के और न्यू। न्यू है ये होता है पॉइजन्स रेशियो, इसको कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट किया जाता है। के है ये बल्क मॉड्यूलस है, जी है ये शेयर मॉड्यूलस है, और ई है ये यंग्स मॉड्यूलस है। इसको ई से भी डिनोट करते हैं, इसको वाई से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे वाई लिखा है इसकी जगह ई भी लिख सकते हो। यहाँ पर 4 आपके पास कांस्टेंट है और 2 आपके पास इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ये दोनों इंडिपेंडेंटली डिराइव की हुई इक्वेशन है। क्वेश्चन को समझिए, 4 आपके पास कांस्टेंट है, बट इसमें अगर मुझे वाई या म्यू पता है तो मैं इस इक्वेशन से के भी निकाल सकती हूँ और जी भी निकाल सकती हूँ। तो के और जी तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए अगर मैं वाई और म्यू को इंडिपेंडेंट मान रही हूँ। तो कितने इंडिपेंडेंट इक्वेशन होंगी, दो, मतलब इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होंगे, ओनली 2 होंगे, क्योंकि 2 तो इन इक्वेशन से निकल सकते हैं। अब किसी को यह भी डाउट आ सकता है कि एक तीसरी इक्वेशन भी तो होती है जिसमें कि के जी और म्यू के बीच में रिलेशन होता है, तो वो इक्वेशन तो इसी इक्वेशन से डिराइव की हुई होती है, तो वो इंडिपेंडेंट डिराइव की हुई इक्वेशन नहीं है। इन दोनों की ही हमने तीसरी इक्वेशन बना दी है। अब ये तो सिंपल था, बट इसके अलावा ऑर्थोग्राफिक और अनआइसोट्रोपिक के लिए भी पूछा जाता है। एक तो आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस का मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। होमोजेनियस यानी हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम है किसी मटेरियल में। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ आपने, आप अलग अलग पॉइंट्स पे चेक कर रहे हो उसकी मास डेंसिटी की प्रॉपर्टी, और वो हर एक पॉइंट पे सेम है, यानी मटेरियल है वो होमोजेनियस है। आइसोट्रोपिक है, डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे कि परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन की परमेबिलिटी अलग है, दूसरे की अलग है, तो उसको अनआइसोट्रोपिक बोलेंगे। और सारे डायरेक्शंस में प्रोबेबिलिटी जैसे कि सेम है तो वो आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा। अब ऑर्थोग्राफिक क्या है, सॉरी ऑर्थोट्रोपिक क्या है। ऑर्थोट्रोपिक है कि हर एक डायरेक्शन की तो सेम नहीं होगी, बट 3 मेजर जो एक्सेस होते हैं हमारी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग होंगी। मतलब 3 ही डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, और अनआइसोट्रोपिक में हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। तो ऑर्थोग्राफिक के लिए, सॉरी ऑर्थोट्रोपिक के लिए अगर पूछा जाए तो 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अनआइसोट्रोपिक के लिए 21 होते हैं, क्योंकि अनआइसोट्रोपिक में हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है मटेरियल। तो ए हो गया यहाँ पर आंसर। तो 5th में दिया है कि एक थिन सिलेंड्रिकल शेल है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हूप स्ट्रेस का रेशियो क्या है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, हूप स्ट्रेस क्या होता है। जैसे कि ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ लिक्विड फिल किया हुआ है जिसका प्रेशर P है, तो इसके कारण वो एक बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसके जो मेंबर, जो मटेरियल है उसमें स्ट्रेसेज आएंगे। तो स्ट्रेसेज होंगे वो 2 टाइप के होंगे, एक लेंथ के अलोंग होंगे जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज बोलेंगे, दूसरे सर्कमफ्रेंस के अलोंग होंगे जिसको हम हूप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे कि ये सिलेंडर है, इसमें एक स्ट्रेस तो इस तरीके से इसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे मैंने बीच में से कट किया है, तो ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो स्ट्रेसेज हैं
ये सरकमफ्रेंस है, तो इसके अलोंग जो स्ट्रेसेस हैं, वो स्ट्रेसेस हैं आपके हूप स्ट्रेस, और जो लेंथ के अलोंग ये वाले स्ट्रेसेस हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। और अच्छे से आप समझना चाहो तो आप ये समझिए कि जो भी अंदर प्रेशर है, उसके कारण मटेरियल को वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, फेल कराने की कोशिश कर रहा है। तो हूप स्ट्रेस के कारण मटेरियल अगर फेल होगा, तो इस एक्सिस के अलोंग होगा। इसमें ऐसा बनेगा कि आधा सिलेंडर आपका इधर रह गया, आधा सिलेंडर है वो इधर रह गया। और वहीं पे जो ये वाले स्ट्रेस हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसके कारण अगर फेल होगा, तो इसके एक्सिस के अलोंग होगा। ये जो एक्सिस है, इसके अलोंग होगा, और इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इनको हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन से कि मटेरियल में जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं और अंदर जो प्रेशर है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि डेरिवेशन उतना मुश्किल तो नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए, और बहुत ज्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे हर बार इक्वेशन लिखने में। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये है, हूप स्ट्रेस का ये है। हूप, इसमें 2 की सी साउंड आ रही है, तो आपको याद रख लेना कि 2 जिसमें आ रहा है वो इसमें आएगा, और दूसरे में 40 आएगा, क्योंकि 2t और 40 तो याद रहते हैं। किसका 2t है, किसका 40 है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने हिंट बता दिया आपको याद रखने के लिए। क्वेश्चन में तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 6 में दिया है कि सारे डायमेंशंस एक प्रिज्मेटिक बार है, उसके अगर डबल कर दिए जाएं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें जो प्रोड्यूस होगा इसके खुद के वेट के कारण, वो क्या होगा। बार को कंसिडर करते हैं, प्रिज्मेटिक बार है, यहाँ से ये फिक्स है, और इसके वेट के कारण डाउनवर्ड इस पे फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये स्ट्रेच हो रही है। प्रिज्मेटिक बार, आई होप आपको पता हो, ऐसी कोई बार जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो प्रॉपर्टीज हैं, विड्थ, डेप्थ वगैरह सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो उस बार को प्रिज्मेटिक बार बोलेंगे। तो हम इस बार को कंसिडर करते हैं, प्रिज्मेटिक बार है, यहाँ से ये फिक्स है, और इसके वेट के कारण डाउनवर्ड इस पे फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये स्ट्रेच हो रही है। प्रिज्मेटिक बार, आई होप आपको पता हो, ऐसी कोई बार जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो प्रॉपर्टीज हैं, विड्थ, डेप्थ वगैरह सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो उस बार को प्रिज्मेटिक बार बोलेंगे। अब इसमें अगर मैं अलग अलग जगह पे सेक्शन लूँ, यहाँ पे अगर सेक्शन लूँ, तो इसके नीचे तो कोई पोर्शन नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्ट्रेसेस आएंगे, यहाँ पर कुछ स्ट्रेसेस आएंगे। अब अगर इन सारे सेक्शंस को मैं कंसिडर करूं, तो आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, मैक्सिमम वेट कहाँ पे लग रहा है। 3 डेज के अलोंग, 3 डेज के अलोंग अगर आप देखोगे, तो कौन सा वेट इस पे एलोंगेशन के लिए एक्ट कर रहा है, वो इस पूरी की पूरी प्रिज्मेटिक बार का वेट आएगा। वो वेट अगर W है, तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस W डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा, जो इस प्रिज्मेटिक बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये आपके मैक्सिमम स्ट्रेस है, और मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहे हैं इस वाले सेक्शन पे, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है। अब ये कैसे वेरी करेगा डायमेंशंस के अलोंग। W है, ये कैपिटल W है, इसको मैं लिख सकती हूँ स्मॉल w इंटू वॉल्यूम ऑफ बार। एरिया कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, अगर वो A है, लेंथ L है, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया, इसको अगर मैं स्मॉल w से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये मेरा वेट आ गया, और दिस डिवाइडेड बाई एरिया। तो सिग्मा मैक्सिमम इस तरीके से मेरा आ जाएगा कि W इंटू एल, स्मॉल w इंटू एल। स्मॉल w तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वेट उसका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में क्या होगा, तो इसका तो डायमेंशन चेंज करने से कोई लेने देना है नहीं, जितना टाइम्स आप लेंथ को करोगे, उतनी ही टाइम आपका ईटा मैक्स बढ़ेगा, तो 2 टाइम्स किया है, तो 2 टाइम्स होगा। बाकी पैरामीटर्स जो विड्थ, ब्रेड्थ और डेप्थ है, उनका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि एरिया ऊपर नीचे कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे कि प्रिज्मेटिक बार है, उसमें एक तो W उसका खुद का वेट है, वो एक्ट कर रहा है, उस केस में एलोंगेशन देख रहे हैं, और दूसरा हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी वेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे W लगाया है, उसके कारण एलोंगेशन देख रहे हैं। अब आप बताइए कि कौन से केस में एलोंगेशन ज्यादा होगा, जब W उसका सेल्फ वेट है, या W एक्सटर्नल लोड है। तो W जब एक्सटर्नल लोड है, तो हर एक सेक्शन पे आपका फोर्स W ही लग रहा होगा, बट W जब सेल्फ वेट है, उस केस में यहाँ पर आपका कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा एलोंगेशन के लिए। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा मिड पॉइंट पे, वो W/2 होगा, और यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस पर है वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो W होगा। तो ऑब्वियसली सेल्फ वेट अगर W है और एक्सटर्नल लोड भी W है, तो दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे, तो सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन होगा वो कम होगा, वो हाफ होगा। एक्सटर्नल लोड W के कारण जो एलोंगेशन आ रहा है, उसका हाफ कहाँ से आया, वो हम इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, बट ये फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन 7 में दिया है कि यंग्स मॉडुलस है, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, इसी को काफी बार Y से भी डिनोट कर देते हैं।
तो यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसी के साथ में जी और ई और म्यू के बीच की इक्वेशन क्या आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे वैसे तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, बट मैं थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इक्वेशन आती कैसे है, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए इसको याद रखने में। बाकी अगर डायरेक्टली आपको इक्वेशन याद है तो ऐसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं डेरिवेशन में घुसने की। बस सिंपल सी 1-2 चीज़ें जो हम इसमें करेंगे कि हमने एक ट्यूब का केस लिया है। इनमें हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है, यानी हर एक डायरेक्शन में सेम स्ट्रेस लग रहा है। ये सिग्मा एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस है, ये सिग्मा वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस है और जेड डायरेक्शन का स्ट्रेस, तीनों सेम है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड और हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। स्ट्रेस को हमने टेंसाइल कंसिडर किया है। अब टेंसाइल स्ट्रेस को हमने कंसिडर किया है और ये डायमेंशन इसकी एल है, लेंथ है, ये एल है। तो इसकी एल में कैसे चेंज होगा? सिग्मा एक्स जो लग रहा है इसके कारण इसकी लेंथ कैसे चेंज होगी? ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन में निकाल लूंगी स्ट्रेस अपॉन ई, यानी इस सिग्मा एक्स के कारण इसमें जो स्ट्रेन आ रहा है वो है सिग्मा एक्स अपॉन ई, इसका स्ट्रेन आ गया। इसी तरीके से सिग्मा वाई लग रहा है उसका मैं स्ट्रेन लिखूंगी, तो मुझे पॉइजन रेशियो की हेल्प लेनी होगी। म्यू क्या कहता है? म्यू रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो सिग्मा वाई है ये तो एल के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो सिग्मा वाई के कारण इसमें इस वाले डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में वाई ले रही हूँ और इस डायरेक्शन की जो डायमेंशन है उसको बी ले रही हूँ, तो बी की डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आएगा बी के अलोंग? वो स्ट्रेन होगा सिग्मा वाई अपॉन ई। तो लेटरल स्ट्रेन सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा वाई के कारण हो गया है सिग्मा वाई अपॉन ई। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन होगा, इसमें माइनस भी आता है यहाँ पे इक्वेशन में, तो लेटरल स्ट्रेन होगा माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? सिग्मा वाई अपॉन ई। तो एल क्या ही अभी हम चेंजेस जो होंगे, जो स्ट्रेन आएगा वो निकाल रहे हैं। सिग्मा एक्स के कारण एल में इतना स्ट्रेन आएगा, सिग्मा वाई के कारण एल में स्ट्रेन आएगा माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अभी मैं सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड अलग अलग ले रही हूँ ताकि आपको समझ आ पाए सिनेरियो। आपको एक बार समझ आ गया उसके बाद आप सेम सिग्मा तीनों डायरेक्शन में लेके सोल्व कर सकते हो। तो ये होगा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वाई अपॉन ई, और सेम तरीके से सिग्मा जेड की इक्वेशन होगी। अब आपको थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जैसे आपको ये समझ आ रहा है कि इस तरीके से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो इसकी लेंथ बढ़ रही है, सेम उसी तरीके से अगर मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करूंगी तो इसकी डिफॉर्म शेप कैसी होगी? इसकी बी वाली डायमेंशन तो बढ़ेगी और एल वाली ऑब्वियसली घटेगी। जैसे कि मैं सिग्मा एक्स लगा रही हूँ तो डायमीटर में क्या होगा, या इसकी मतलब बी में क्या होगा? सिग्मा एक्स लगाने के कारण लेंथ बढ़ रही है और बी घट रहा है। सेम उसी तरीके से सिग्मा वाई लगाने के कारण बी है आपका वो बढ़ रहा है और लेंथ घट रही है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है। इसी तरीके से सेम तरीके से आपका जेड का हो जाएगा। अब इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड को सिग्मा लिख दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। और इस एक्सप्रेशन में सिग्मा अपॉन भी बाहर लोगे तो 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा। ये मेरा एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन आया है। इसी तरीके से मैं वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन निकालूंगी, जेड डायरेक्शन का निकालूंगी और तीनों का सम करूंगी तो डेल्टा वी आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा डेल्टा वी अपॉन वी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। अब यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि तीनों डायमेंशंस मैंने सेम ली है, क्यूब ली है और एक्स वाई जेड की जो स्ट्रेस है डायरेक्शन की वो भी सेम है, तो मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो डायरेक्टली इसका थ्राइस हो जाएगा, क्योंकि सेम एल में आएगा, सेम बी में आएगा, सेम डी में आएगा, और ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर ये बन जाएगी। अब के होता है हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस जो कि सिग्मा है डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? जो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन है, वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन का, तीनों का सम। तो इसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आती है आपकी ये वाली इक्वेशन। बाकी डेरिवेशन आपको मुझे नहीं लगता कहीं पे पूछा जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि जैसे इस तरीके से स्ट्रेस लग रहे हैं, तो उस केस में एल में जो लेंथ में चेंजेस होंगे वो आपको निकालने हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है, और वो भी थोड़ा और सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम्स आगे हैं उसी टाइप की पूछी जाएंगी, तो वहां पर आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 8 में दिया है कि लिमिटिंग वैल्यूज क्या होंगी पॉइजन रेशियो की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जो भी इलास्टिक कांस्टेंट हमारे ई, जी और ये के, ये सारे हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्यों होता है ऐसा? ई की हम बात करें अगर, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये नेगेटिव कब हो सकता है और पॉजिटिव कब होगा?
अगर ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों पैरामीटर सेम टाइप के हैं, सेम साइन होगा इनका, तो ये पॉजिटिव होगा और अपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा। अब अगर ये कोई बार है और इस पे इस तरीके से मैं टेंसाइल स्ट्रेसेस लगा रही हूँ, तो इस केस में इसमें स्ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में मैं स्ट्रेस लगा रही हूँ। अगर मैं टेंसाइल लगा रही हूँ तो एलोंगेशन होगा, अगर कंप्रेसिव लगा रही हूँ तो शॉर्टनिंग होगी। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो साइन है दोनों का सेम रहेगा, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि ये कांस्टेंट हमेशा ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। अब इनकी इक्वेशन से हेल्प लेके हम लिमिटिंग वैल्यूज़ निकालेंगे। ये वाली इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे क्योंकि ये है ई की वैल्यू, जिसको हम y से भी डिनोट करते हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में k भी ग्रेटर देन 0 है, e भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली टर्म भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इधर की साइड में इस इक्वेशन में e आता है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये तभी पॉसिबल है जब 1 - 2 म्यू भी पॉजिटिव हो, क्योंकि ये नेगेटिव हुआ तब तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके इधर e को नेगेटिव कर देंगे। तो इसलिए यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1 - 2 म्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ से म्यू आ गया अपना 1/2। इसी तरीके से दूसरी हम शेयर मॉड्यूलस की कंडीशन को यूज करेंगे। इसमें g ग्रेटर देन 0 है, e ग्रेटर देन 0 है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो 1 प्लस म्यू को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया तो इधर e को नेगेटिव कर देंगे। तो 1 प्लस म्यू भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यहाँ से आ जाता है कि म्यू आपका -1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारे पास रेंज आ गई कि -1 से लेके 1/2 यानी 0.5 तक इसकी पॉइजन्स रेशियो की म्यू की वैल्यूज वेरी करती हैं और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। क्वेश्चन 9 10th में दिया है कि एक मटेरियल है, उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन सारी डायरेक्शंस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये हम पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको करा है एक्सप्लेन, जहां पर हमने इलास्टिक कांस्टेंट का डिस्कस किया कि दो चीजें होती हैं, एक होमोजेनियस होती है, एक आइसोट्रोपिक होती है। होमोजेनियस यानी हर एक जगह पे कोई प्रॉपर्टी है वो सेम है, जैसे कि मास डेंसिटी आप किसी ऑब्जेक्ट की चेक कर रहे हो, अलग अलग पॉइंट्स पे आप चेक कर रहे हो, मास डेंसिटी सेम आ रही है यानी होमोजेनियस है वो। वहीं पे आप कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो, जैसे कि परमेबिलिटी, जैसे कि इलास्टिसिटी, तो ये प्रॉपर्टीज हैं वो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगी। तो हर एक डायरेक्शन में अगर ये प्रॉपर्टीज सेम है, हर एक डायरेक्शन में सेम टाइप से बिहेव कर रहा है मटेरियल, यानी आपका मटेरियल है वो आइसोट्रोपिक है, और अगर ऐसा नहीं है तो अनआइसोट्रोपिक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है, सेम डायरेक्शन है, सेम है हर एक डायरेक्शन में, यानी आइसोट्रोपिक है। 11th में दिया है कि दो बार हैं डिफरेंट मटेरियल्स की हैं, मटेरियल डिफरेंट है यानी ई इनका डिफरेंट हो सकता है, एक का E1 है दूसरे का E2 है, सेम साइज की है यानी एरिया सेम है, लेंथ सेम है, इसका भी एरिया सेम है, लेंथ सेम, मतलब दोनों का एरिया ए है, लेंथ LL है। सब्जेक्टेड है सेम टेंसाइल फोर्स के, एक फोर्स टेंसाइल हम दोनों में लगा रहे हैं जो कि सेम है। उनमें यूनिट एलोंगेशन जो होगा वो उनका रेशियो 4/7। तो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ई का रेशियो पूछा है, तो डेल्टा होता है PL/AE, और डेल्टा और ई आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा 1/डेल्टा 2 आपका इक्वल होगा E2/E1 के, या हम ये कह सकते हैं कि E1/E2 होगा हमारा डेल्टा 2/डेल्टा 1 के। डेल्टा 1/डेल्टा 2 आपका 4/7 आ रहा है, तो ये 4/7 आ रहा है, तो ये 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 12th में दिया है कि प्रिज्मेटिक बार है जिसका वॉल्यूम V है, वो सब्जेक्टेड है टेंसाइल फोर्स के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो पॉइजन्स रेशियो इसमें मटेरियल का है वो म्यू है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर E है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें है जिस पर कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आपको इलास्टिक कांस्टेंट है, उनकी एक की वैल्यू दे दी, दूसरा पूछ लिया, वो कोई भी स्टूडेंट कर लेगा। ये थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। सो यहाँ पर अब हम इक्वेशन लिखेंगे। हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया L/B/D, मुझे स्ट्रेन दिया गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन E, यानी मुझे पता है कि डेल्टा/L मेरा है वो E के इक्वल होगा, और यहाँ से मैं डेल्टा L निकाल सकती हूँ, E/L होगा। अब ये भी दिया है कि जो स्ट्रेस लग रहा है वो टेंसाइल है, जो फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल है, तो लेंथ में इंक्रीज होगा यानी डेल्टा L मेरा पॉजिटिव होगा। तो डिफॉर्मेशन के बाद मेरा जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, L+डेल्टा L, और डेल्टा L है E/L, तो L+EL, ये आ गया मेरी नेक्स्ट फाइनल लेंथ फोर्स लगाने के बाद। इसी तरीके से मैं फाइनल विड्थ निकालूंगी। फाइनल विड्थ निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे लेटरल स्ट्रेन चाहिए, लेटरल स्ट्रेन मुझे नहीं दिया बट मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया और E दिया है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि लेटरल स्ट्रेन इक्वल होगा म्यू इंटू E के, क्योंकि म्यू रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
और मैं ये भी लिख सकती हूँ कि लेटरल स्ट्रेन है, ये रेशियो होगा डेल्टा बी अपॉन बी के। तो डेल्टा बी अपॉन बी है वो म्यू इंटू ई के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप डेल्टा बी निकाल सकते हो। डेल्टा बी आ जाएगा बी म्यू इंटू ई। अब बी में कैसे चेंजेस होंगे, अगर ये एक बार है और इसमें इस तरीके से मैं खींच रही हूँ, इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, तो ये इस तरीके से कुछ डिफॉर्म होगी कि इसकी लेंथ तो बढ़ेगी और इसकी विड्थ और इसकी जो डेप्थ है वो डिक्रीज होंगी। तो इसमें डेल्टा बी होगा वो नेगेटिव होगा, यानी फाइनल मेरा बी होगा वो बी माइनस बी म्यू ई होगा। और जिस तरीके से बी डेस आया है उसी तरीके से आप डी डेस का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अब फाइनल आपको एक्सप्रेशन लिखना है, डी डेस का भी आपने लिख लिया, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल जो लेंथ है एल प्लस ई एल, फाइनल तो जो विड्थ है बी माइनस म्यू ई बी, फाइनल जो डेप्थ है डी माइनस म्यू ई डी। और इसमें से आप इसमें से डी बाहर ले लीजिए, इसमें से डी बाहर ले लेंगे, इसमें से बी बाहर ले लेंगे और इसमें से एल बाहर ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा हमारा, बी एल डी तो बाहर आ गया, अंदर यहाँ पर 1 प्लस ई आएगा और ये 1 माइनस म्यू ई 1 माइनस म्यू ई 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 माइनस म्यू ई का स्क्वायर हो जाएगा। बी एल डी को मैं वी लिख सकती हूँ, इसको मैंने वी लिखा तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1 प्लस ई 1 माइनस म्यू ई का स्क्वायर इंटू वी। तो इसको देखो अब रटना होता तो मुश्किल होता है, बट आप इस तरीके से निकाल सकते हो और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। अभी आप एक दो बार कर लोगे तो आप डायरेक्टली इक्वेशन ये वाली भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 13 में दिया है कि कंपोजिट बार है स्टील और कॉपर की बनी हुई, जब हीट करेंगे तो कॉपर की बार किसके अंडर होगी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि थर्मल एक्सपेंशन का जो थर्मल जो कांस्टेंट होता है अल्फा वो किसका ज्यादा है, तो आपको ये खुद को पता होना चाहिए कि कॉपर का ज्यादा होता है स्टील से। अब बार है वो ऐसे है, कंपोजिट बार है यानी बीच में जैसे कॉपर लगा है ऊपर नीचे स्टील लगा है और यहाँ पर फिक्स किया हुआ है एक एंड प्लेट लगा के। एंड प्लेट लगाने से क्या होगा, अब अलग अलग इनमें एलोंगेशन नहीं हो सकता, जो भी एलोंगेशन होगा कॉमन होगा। अब ये कुछ वैसा ही है जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं और भी ये दो फ्रेंड्स भाग रहे हैं, एक की स्पीड तो ज्यादा है दूसरे की स्पीड कम है और इनको बांध दिया, हाथ पकड़े हुए इन्होंने या हाथ बांध दिए इन दोनों के एक साथ। तो क्या होगा, जो ज्यादा स्पीड में भाग रहा था उसकी थोड़ी स्पीड कम होगी और जो धीरे भाग रहा था उसको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो खींच रहा है उसको आगे की तरफ, तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी और जो फास्ट भाग रहा था उसकी स्पीड थोड़ी घटेगी क्योंकि वो स्लो वाला उसको पीछे खींच रहा है। तो सेम यही चीज यहाँ पे होती है, कॉपर ज्यादा एक्सपांड करना चाह रहा है स्टील उतना नहीं करना चाह रहा है क्योंकि एक्सपेंशन अल्फा टी होता है। टेम्परेचर जिसे हमने इंक्रीज किया है, टेम्परेचर जो इंक्रीज किया है वो तो ऑब्वियसली दोनों के लिए सेम है, बट अल्फा दोनों के लिए अलग अलग है। अल्फा कॉपर का अल्फा स्टील से ज्यादा है, तो कॉपर ज्यादा एक्सपैंड होना चाहेगा स्टील कम होना चाहेगा, बट होना तो सेम है दोनों में एक्सपेंशन क्योंकि एंड प्लेट लगी है। तो कॉपर है वो एक्चुअल उसमें जो एक्सपेंशन होता है उससे कम एक्सपेंशन होगा इसमें, यानी उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे और स्टील है उसमें जितना होना था उसमें एक्सपेंशन उससे भी ज्यादा होगा कॉपर की प्लेट के कारण। तो इसलिए यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, यानी स्टील है ये स्ट्रेच होगा और कॉपर जो है ये इस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे इसमें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 14 है और इससे आगे के क्वेश्चन है ये स्टील के क्वेश्चन आ गए हैं, बट ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में ही गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में दिए हैं तो मैंने इनको यहीं पे सोल्व किया है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि स्टील के क्वेश्चंस में यहाँ पे क्यों करवा रही हूँ। 10 में दिया है कि इफेक्टिव लेंथ होगा एक वेल्ड का वो किसके इक्वल होगा। तो इफेक्टिव लेंथ होता है ओवरऑल लेंथ माइनस ट्वाइस ऑफ वेल्ड साइज, आपकी वेल्ड का जो साइज है, जैसे कि ये दो प्लेट्स हैं जिनको आप कनेक्ट कर रहे हो और वेल्ड है वो इस तरीके से है, तो ये वाली डायमेंशन होती है वेल्ड साइज। ये वेल्ड साइज एस जो है उसका ट्वाइस हम ओवरऑल लेंथ में से माइनस करेंगे। लेंथ किसके अलोंग होगी, जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसकी परपेंडिकुलर वाली जो डायमेंशन होगी वेल्डिंग की वो लेंथ होगी। आगे और क्वेश्चंस हैं तो आपका लेंथ और साइज का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको कोडल प्रोविजन है और याद रखना है कि ओवरऑल लेंथ में से हम 2 टाइम्स वेल्ड साइज है वो डिक्रीज करते हैं और ये इसलिए किया जाता है कि एजेस पे जहाँ पे वेल्ड आपका एंड हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है वहां पर उतने अच्छे से एफिशिएंटली वेल्ड है वो लोड नहीं ले पाता और इसके कारण हम एंड जो साइज है उसका ट्वाइस रिड्यूस करते हैं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन 15 में दिया है कि राइट एंगल फ्लैट वेल्ड है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल फ्लैट वेल्ड क्या है, ये दो प्लेट्स आप जो जिनको कनेक्ट कर रहे हो उनके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम राइट एंगल फ्लैट वेल्ड बोल रहे हैं। अब जब भी हम वेल्ड के केस में फेलियर कंसीडर करते हैं तो हम वो कंसीडर करेंगे जहाँ पे जिसके अलोंग मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वो हमें मिलता है यहाँ से। जैसे कि इसकी मैं वेल्ड की बात करूं,
तो ये इस तरीके से भी फेल हो सकता था, इस तरीके से भी हो सकता था, इस तरीके से भी हो सकता था। बट मिनिमम लेंथ जहाँ पे है उसके अलोंग फेलियर के ज़्यादा चांसेस हैं, वो ज़्यादा प्रोन है फेलियर के लिए। तो ये ए बी अगर ये इसका थ्रोट है, ये जो है इसकी डायमेंशन मिनिमम होगी। इस ट्राइंगल को आप कंसीडर करोगे तो एक ए बी है, एक ए सी है, एक ए डी है। तो ए बी है उसकी लेंथ मिनिमम होगी ए बी, ए सी और ए डी में से, यानी इसके अलोंग फेलियर होने के ज्यादा चांसेस है और इसको बोला जाता है थ्रोट। अब यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो कि ये वाली डायमेंशन आपको निकालनी है ए बी, ये वाली डायमेंशन आपको पता है और ये वाली डायमेंशन है वो एस है। तो साइन 45 डिग्री यहाँ पर आपका इक्वल आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ये एस, और यहाँ से ए बी आपका आ जाएगा एस इंटू साइन 45 डिग्री यानी एस बाई √2। इसको हम लिख सकते हैं 0.7 एस। तो अगर एंगल ये 90 डिग्री है तो उस केस में थ्रोट थिकनेस आपसे उल्टा पूछा है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितने टाइम्स होगा थ्रोट थिकनेस का। तो ए बी तो थ्रोट थिकनेस है, थ्रोट थिकनेस को आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साइज ऑफ वेल्ड मिलेगा, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ये थ्रोट थिकनेस वगैरह का जो रेशियो है ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का जो एंगल है जो यहाँ पे 90 डिग्री है इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 16 में दिया है कि इफेक्टिव लेंथ है एक फिलेट वेल्ड की जिसको ट्रांसमिट एक्सिल लोड को ट्रांसमिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इससे किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कोडल प्रोविजन है जो कहते हैं कि लेंथ जो है वो 4 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कहीं भी डिजाइन कर रहे हो आप और लेंथ निकाल रहे हो जो भी लोड लग रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए वेल्ड की, और वो आपकी आ रही है वो बहुत ही कम आ रही है, तो कम से कम आप साइज ऑफ वेल्ड है उसका 4 टाइम्स तो लेंथ जरूर प्रोवाइड करोगे, चाहे आपके कैलकुलेशन में वो कम ही आ रही हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम साइज ऑफ वेल्ड और लेंथ वाले पैरामीटर्स को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है और दोनों को कनेक्ट करने के लिए वेल्डिंग की हुई है। इस वेल्डिंग में यहाँ पर ये वाली जो डायमेंशन है ये साइज ऑफ वेल्ड है। वेल्ड का क्या होगा, यहाँ पे 2 लेग बोलते हैं हम, एक ये वाला लेग 2 है, ये वाला लेग और ये वाला लेग। काफी बार ये दोनों एस एस सेम हो सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये वाले जो पैरामीटर, ये वाली जो डायमेंशन आपको दिख रही है ये लेंथ है, तो ये लेंथ है, ये वाला जो साइज ऑफ वेल्ड है इससे 4 टाइम्स होनी चाहिए, तो बी करेक्ट आंसर होगा। और IS 800 2007 के क्लोज नंबर 10.5.4.1 में ये दिया गया है। क्वेश्चन 17 में दिया है कि साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अगर अनइक्वल लेग्स हैं तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि लेग 1 और लेग 2 ये और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट आप खुद सोचो अगर सेम नहीं है तो उस केस में हम कौन सा लेंगे, तो हम मिनिमम वाला लेते हैं क्योंकि उधर से फेलियर होने के ज्यादा चांसेस हैं, वो ज्यादा क्रूशियल है। तो इस केस में हम स्मॉलर लेग लेंथ है उसको कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि ये S1 है और ये S2 है। तो डिजाइन में अगर S1 आपका स्मॉलर है S1 S2 से तो हम डिजाइन करेंगे वो S1 को लेते हुए करेंगे। क्वेश्चन 18 में दिया है कि वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होगा एक फिलेट वेल्ड में। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि थ्रोट सेक्शन होता है जो वो वीकेस्ट सेक्शन होता है। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये वाला है आपका वेल्ड है, ये वेल्ड है, ये पूरा आपने यहाँ पे वेल्डिंग कर रखी है। तो अब फेलियर होगा तो हमेशा रूट से कनेक्ट होगा, यहाँ पे दोनों मेंबर्स जुड़ रहे हैं ये वाला और ये वाला, तो जो भी फेलियर का प्लेन होगा वो रूट तक पहुंचेगा तभी दोनों मेंबर्स अलग हो पाएंगे। अब रूट तक जाने का उसका ये रास्ता हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग मिल रही है, इसके अलोंग मिल रही है, थ्रोट के अलोंग। तो इसलिए ये वाला जो सेक्शन है वो वीकेस्ट सेक्शन होता है और इसीलिए हम थ्रोट की डायमेंशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं इनको। तो यहाँ पर होगा थ्रोट ऑफ द फिलेट। क्वेश्चन 19 में दिया है कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है एक फिलेट वेल्ड की, वो क्या होगी। तो ये हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि थ्रोट थिकनेस होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में 1/√2s होता है, s/√2 भी कह सकते हैं। तो 0.707 इंटू साइज ऑफ वेल्ड होगा। और इसकी आपको एक तो पता ही है कि एंगल से आप 1/√2 करके निकाल ही रहे हो और ऑब्वियसली एंगल पे डिपेंड करेगा, बट एक स्टैंडर्ड टेबल भी दी गई है IS कोड में और उससे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जो सिंगल जनरल फिलेट वेल्ड है उसका जो थ्रोट है उसको K इंटू एस लिख सकते हैं हम, और K डिपेंड करेगा एंगल पे। 45 डिग्री वाले मतलब राइट एंगल अगर मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं राइट एंगल पे, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, 90 डिग्री पे अगर ये कनेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में तो K 1/√2 होगा, बट बाकी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होंगी। और ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है, इस पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 90 डिग्री तक है तब तो 0.7 वाला हो गया और बाकी के लिए ये वैल्यूज होंगी। 20 में दी है कि बी है वो विड्थ है किसी प्लेट की, डी है वो उसका डायमीटर है,
तो एफिशिएंसी क्या होगी रिवेटेड जॉइंट की, जिसमें कि डायमंड रिवेटिंग है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी हम टीयरिंग के केस में निकालते हैं। जैसे कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इनको कनेक्ट करने के लिए हमने ये 2 रिवेट लगाए हैं यहाँ पे। टीयरिंग फेलियर कैसे होता है कि आपके रिवेट्स तो अपनी जगह पे रह गए, यहाँ से टियर हो गई प्लेट, यहाँ से टियर हो गई, यहाँ से टियर हो गई। तो जहाँ पे रिवेट्स थे वहाँ पे पहले से ही होल हो रखे थे। बीच में जहाँ-जहाँ से होल नहीं थे वहाँ से टियरिंग से फेलियर हो गया और अब ऐसे में क्या होगा, दोनों प्लेट्स अलग हो जाएँगी, फेल हो जाएगा आपका जॉइंट। तो इसमें जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम जो ओरिजिनल विड्थ है, जैसे कि ये है वो विड्थ है इस प्लेट की, इसमें से हम डायमीटर्स की जो विड्थ है मतलब डायमीटर्स की ये जो डायमेंशन होगी ये हटा देते हैं, क्योंकि रिवेट्स के कारण हो क्या रहा है कि आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ तो कम हो रही है। पहले उसमें टीयरिंग इतना आसान नहीं था जब रिवेट नहीं लगे थे। उस टाइम तो पूरी की पूरी बी है वो कंट्रीब्यूट कर रही थी। बट अब 2 वहाँ पे पहले से होल हैं, तो जो इफेक्टिव एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बी माइनस एनडी हो गया है। ये इसकी इफेक्टिवनेस है और उसकी इनिशियल जो थी विड्थ कंट्रीब्यूट कर रही थी वो बी थी। तो इस तरीके से हम ईटा निकालते हैं एफिशिएंसी। अब डायमंड रिवेटिंग की बात करी जा रही है, तो डायमंड रिवेटिंग हम देखते हैं, ये वाली जो रिवेटिंग होती है ये डायमंड रिवेटिंग होती है। इसमें वैसे ज़िगज़ैग फेलियर भी पॉसिबल है, उस वो आपको आगे के क्वेश्चंस में आ जाएगा क्लैरिटी जब हम स्टेज स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी आप ये समझ लिए कि अगर इस यहाँ से फेल हो गए ये टीयरिंग में, तो सबसे ईज़ी है, क्योंकि अगर सेकंड वाले सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग टीयरिंग में फेलियर हो रहा है, तो फर्स्ट वाले को भी फेल होना होगा, क्योंकि ये सेकंड वाला सेक्शन बीच में है। तो अगर 1 वाला जॉइंट अपनी जगह पे, 1 वाला रिवेट अपनी जगह पे है, तो ये अलग नहीं होंगे दोनों मेंबर्स। तो वीकेस्ट सेक्शन की अगर इसमें बात करेंगे तो ये 1-1 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिवेट है और इसके लेफ्ट साइड में कोई रिवेट है नहीं, तो ये खुद फेल होगा, तो अलग हो जाएँगे दोनों मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी माइनस एन डी, तो हमने जो सेक्शन देखा उसमें एक ही रिवेट आ रहा था, उसके अलोंग 1-1 के अलोंग अगर टीयरिंग फेलियर होता है, तो बी माइनस डी कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल इसकी विड्थ कितनी थी, बी थी, इंटू 100। अब चाहे तो आप इफेक्टिव विड्थ का रेशियो ले लो, चाहे तो आप इस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ भी ले लीजिए। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, सिग्मा टी। तो इसकी होल बनाने के बाद में, रिवेट लगाने के बाद में स्ट्रेंथ ये हो गई है, दिस इंटू टी। टी इसकी थिकनेस है, विड्थ है बी माइनस डी एंड डी, इंटू सिग्मा टी है वो इसका, ये सिग्मा टी है वो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और इनिशियली इसकी प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी थी, बी इंटू टी, इतना एरिया था, और दिस डिवाइडेड बाय सिग्मा टी। तो टी और सिग्मा टी आप ऊपर नीचे लो या ना लो, आपके समझने की पर्पज से है। चाहे तो आप डायरेक्टली नेट की विड्थ डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्लेट विड्थ कर सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा।